मोलैरिटी, मोलैलिटी, नितिन वो स्क्रीन ऐसे कर, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी देखे थे, ठीक है। तो आज अपन उसके अंदर आगे का कंटेंट बढ़ाएंगे, जैसे परसेंटेज बाय वेट निकालना, परसेंटेज बाय वॉल्यूम निकालना, कंपाउंड अगर दिया हो तो कंपाउंड के अंदर एलिमेंट का परसेंटेज बाय वेट निकालना, और उसी से अपन आगे कंटिन्यू करेंगे कि परसेंटेज दिए हो तो कंपाउंड का फार्मूला निकालना, जिसको अपन एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं, और उसके बाद लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट वाले पॉइंट देखेंगे, ठीक है। तो परसेंटेज बाय वेट, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, पहले इन आर्टिकल को अपन स्टार्ट करेंगे। नितिन अगर अपनों को बोर्ड लगे तो किधर से निकलता भाई? इधर, ठीक है, चलो ओके। आज बोर्ड का काम है, हमें पीडीएफ का काम कम है। चलो इधर बोर्ड पे ध्यान दो। तो ठीक, राइट। देखो आज का जो पहला आर्टिकल अपन देखने जा रहे हैं बच्चों, उसका नाम है वेट फ्रैक्शन कैसे फाइंड करते। ये सॉल्यूशन में भी है और मोल कंसेप्ट में भी है। दूसरा है वॉल्यूम फ्रैक्शन, वेट फ्रैक्शन और वॉल्यूम फ्रैक्शन। ये देख लो, ये भी मेथड है विच आर यूज्ड टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। मैंने कल आपको एक चीज सिखाया था, अगर मैं आपको पूछूं इन दोनों में टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा, तो वॉल्यूम फ्रैक्शन टेम्परेचर डिपेंडेंट रहेगा और वेट फ्रैक्शन टेम्परेचर डिपेंडेंट। वेट फ्रैक्शन का एक और नाम है, उसको हम कहते हैं परसेंटेज बाय वेट। परसेंटेज बाय वेट निकालना, जैसे मोल फ्रैक्शन निकालते हैं ना, ऐसे वेट फ्रैक्शन भी निकालते आता और वॉल्यूम फ्रैक्शन भी निकालते आता। अब बहुत कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, अगर वेट फ्रैक्शन निकालना है तो वेट फ्रैक्शन के लिए आपको वेट लगेगा, और वॉल्यूम फ्रैक्शन निकालना है तो वॉल्यूम फ्रैक्शन के लिए वॉल्यूम लगेगा। और अगर सपोज कम से कम दो कंपोनेंट तो आपको लगेंगे। ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ना, सोल्यूशन के ऊपर आता है, और सोल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, एक सोल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है। एक सिंपल एग्जांपल लेंगे अपन, जैसे इथेनॉल लेंगे और वाटर लेंगे, है ना। थोड़ी देर के लिए अपन इथेनॉल लिए और वाटर लिए, मतलब एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ मैं। तो इथेनॉल और वाटर, अब इथेनॉल का मैंने लिया सपोज दैट 10 ग्राम और वाटर का लिया 40 ग्राम, तो दोनों का वेट लिया। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, दोनों का जो वेट है उनका यूनिट सेम होना चाहिए। और आपको इथेनॉल का वेट फ्रैक्शन पूछा गया, तो जब वेट फ्रैक्शन पूछा जाता है तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल का काम नहीं पड़ता, वहाँ डायरेक्टली वेट फ्रैक्शन ही बोला गया। अगर मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो मोल का काम पड़ेगा, जैसे कल अपने मोल फ्रैक्शन के क्वेश्चन देखे थे। तब अगर मैं कहता हूँ कि 10 ग्राम इथेनॉल इज डिसॉल्व इन 40 ग्राम ऑफ वाटर, देन फाइंड द वेट फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल, तो इट इज क्लियर क्वेश्चन बेस्ड ऑन वेट फ्रैक्शन। अब इसको और 3 तरीके से बोला जाता, वेट फ्रैक्शन बोला जाएगा, परसेंटेज बाय वेट ऑफ इथेनॉल बोला जाएगा, मास फ्रैक्शन बोला जाएगा, या परसेंटेज बाय मास बोला जाएगा, क्योंकि वेट को ही मास कहते। अब मैंने कल देखा आपका जो लेक्चर था फिजिक्स का, उसके अंदर सर ने मास का मतलब मटन निकाल लिए थे, फिजिक्स के सर ने जो लिए थे। तो अभी ये जो कल फिजिक्स के और बायो के जो सर है आपके यहाँ पे ज्वाइन किए, तो आपके बैच के लिए स्पेशल बुलाया मैंने इन सर लोगों को। रिपीटर्स और 11 की बैचेस यही सर लेंगे, बट आपकी बैच के लिए बुलाया। और कमिटमेंट ये है कि जो स्पीड से मैं लूँगा 8 महीने के अंदर आपका यहाँ से पूरा सिलेबस कंप्लीट करके दूंगा। तो इनको भी यही टारगेट दिया कि 8 महीने के अंदर फिजिक्स और 8 महीने के अंदर पूरा बॉटनी और पूरा जूलॉजी लेना है विथ MCQs, विथ NCERT बुक। तो ये जो टारगेट है ना, ये टारगेट मतलब मैंने आपको पहली बात है, ये इसके पहले लाइफ में हमने कभी ऐसे नहीं करे, और शायद इसके बाद मौका भी नहीं मिलेगा। ये जो समय है अपना, आपका जो 1 साल का लॉस हुआ था, इकोनॉमिकल लॉस, टाइम का लॉस, स्टडी का लॉस, तो इसको कवर करने के लिए ये 8 महीने जो आपके लिए बैच बनाए हुए, ये एक ऐतिहासिक बैच है। और इस बैच के अंदर रिजल्ट आना चाहिए। रिपीटर्स में ऐसे 3 बच्चे हैं जिन पर हम इस बार 700 प्लस का दाव लगा सकते हैं। आपको दिखेगा 2024, जैसे मैंने यश के टाइम में बताया था एडवांस में पहले, अभी आपको भी बता रहा हूँ कि 2024 में अगर अपना नीट का जो रिजल्ट है, कि 2021 में अपने क्लास का था 700 प्लस, बाकी तो सब इधर उधर के लाके जमा कर लिए गए थे जो अपने ऐसे पढ़े हुए नहीं थे, है ना। और अभी 2022 में एक कभी 700 प्लस नहीं है, 2023 में भी नहीं था अकोला में, है ना। अब 2024 मतलब 2 साल बाद फिर वो इतिहास जो है वो होगा। पर मैं चाहता इस बैच में से एक आधा बच्चा 700 प्लस निकले और 8 महीना में निकल सकता। मतलब अगर आज आपके तारीख में आपका कुछ भी स्टडी नहीं है या वो डिस्टर्ब है, तो आपको सिर्फ एक ही काम करना है, आपको सबसे पहले मेंटली एकदम स्टेबल पॉइंट पर आना है।
ठंडी सांस लेना और ये डिसाइड करना कि यहाँ से लेकर 8 महीने में एक भी दिन आराम नहीं करूँगा, तब 8 महीने के अंदर इतना प्रिपरेशन हम आपसे करा लेंगे कि आप 700 प्लस क्रॉस कर सकते हैं अभी। नीट के अंदर और जेई के अंदर भी तगड़ा स्कोर आ सकता है आपका 200 प्लस। और रहा सवाल 8 महीने के बाद के टेस्ट सीरीज का, तो टेस्ट सीरीज तो अपने यहाँ की अभी से शुरू होगी। मीन्स ये संडे आपका ऑफ है, अगले संडे से आपका टेस्ट रहेगा डेली, उसके अगले संडे से आपका पीसीबी का टेस्ट रहेगा, मतलब जो अपने बैच फिजिक्स केमिस्ट्री का बायोलॉजी का रहेगा। यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो केमिस्ट्री के लिए आए और कुछ बच्चे ऐसे कैप्सूल के लिए आए, तो मेरा एक सजेशन रहेगा कि मैं इतने कहूँगा कि आपने सिर्फ कम से कम 3 दिन, जो यहाँ पे जब आपका एक्चुअल बैच शुरू होगा, जो कल आपके डीके सर और एसके सर ने लेक्चर लिए, तो सिर्फ 3 दिन 6 घंटे फिजिक्स अटेंड करके देखना, 6 घंटे बायोलॉजी अटेंड करके देखना, एक चैप्टर, और फिर डिसाइड करना। अगर ऐसा अगर आपने ऐसे कोऑपरेट करो तो आपको फरवरी के बोर्ड एग्जाम से पहले हम आपको पूरा सिलेबस लेंगे विद टेस्ट, एंड उसके बाद तो फिर स्पेशल एक्सक्लूसिव टेस्ट सीरीज स्टार्ट होंगे अपनी, जो 3 महीना चलेंगी। सिलेबस हो चुका होगा, 3 महीने सिर्फ टेस्ट रहेंगे और आपकी डिफिकल्टी, टेस्ट और डिफिकल्टी। तो आप मई के पहले वीक तक की इस पोजीशन पे चले जाएंगे नीट वाले के, आप इस साल 600 में कॉमन नंबर पकड़ रहे, क्योंकि अगर तीनों सब्जेक्ट आपके एक जैसे हुए ना तो 600 नंबर आया था। और आपको पढ़ाई के लिए 6 घंटे से ज़्यादा क्लास करना ही नहीं है, इन एनी हाउ 6 घंटे से ज़्यादा क्लास करना नहीं है। फिर आप बोलेंगे सर फिर अपना सिलेबस कैसे होगा? हम ये कर सकते, अगर आपने कोऑपरेट करा, ऐसा लगा फिजिक्स का या केमिस्ट्री का और एक्स्ट्रा लेक्चर लेना है, तो संडे के दिन 3 घंटे का टेस्ट रहेगा, तो हम संडे के दिन 3 घंटे टेस्ट के बाद बैच डाल सकते हैं, वो भी सिलेबस को कवर करने के लिए। बाकी रेगुलर में सिर्फ 6 घंटे क्लास के लिए आना है। मतलब ये दिमाग में फिक्स कर लो कि आपको क्लास सिर्फ एक सब्जेक्ट के लिए 2 घंटे करना है, उससे ज़्यादा क्या बच्चा दिमाग लगाएगा, मतलब कुछ जरूरत ही नहीं है। और कंटिन्यूएशन में जब बैच चलते रहेंगे ना, प्रॉपर 2 घंटे बैच हुई, 6 बजे के बैच 6:10 को स्टार्ट हुआ, 4 बजे के बैच 4:10 को स्टार्ट हुआ, 2 बजे के बैच 2:10 को स्टार्ट हुआ, तो कोई ज़रूरत नहीं एक्स्ट्रा टाइम आने की, कोई ज़रूरत नहीं 2 घंटे से ज़्यादा बैच लेने के लिए, और उसके अंदर पूरा फ्रूटफुल स्टडी होना, नो डिस्कशन। मैं आपको समझा रहा इसलिए कि आगे की प्लानिंग बता रहा। तो ये इस महीने में 29 को ईद है, 28-29 को, और 1 तारीख 3 तारीख से जो अगला वीक जाके जो नेक्स्ट वीक का मंडे रहेगा, वहाँ से आपका पीसीबी स्टार्ट हो जाएगा। तो आपने 3 दिन, इतने दिन आपने इधर फालतू बैचेस करे, कुछ दिन खाली पीली बैठे, तो मेरे ख्याल से 3 दिन तो मेरे ख्याल से दे सकते, मुझे सिर्फ 3 दिन मांग रहा हूँ मैं आपको। उसके बाद आपने डिसाइड करना कि आपको पीसीबी यहाँ पे कंटिन्यू करना है कि केमिस्ट्री करना है कि फिजिक्स करना है, जो आपको लगेगा वो सारे बातों में आपको कोऑपरेट किया जाएगा। आप डिसाइड करो। अगर कोई बच्चा मेरे हिसाब से पीसीबी कर लेता है यहाँ पे, और ये जो नए हम जो तरीके पे चलेंगे, तो आप भूल जाओ आपने 1 साल पहले कहाँ पढ़े क्या पढ़े, हम पूरा भी करा के देंगे आप, ठीक है। तो फिर आगे आप डिसाइड करो, सोच दो। देखो वेट फ्रैक्शन और वॉल्यूम फ्रैक्शन पे क्वेश्चन है, तो 10 ग्राम इथेनॉल 40 ग्राम वाटर, मैं इसको बोर्ड पे लिख देता हूँ, ये ऐसा दिया गया 10 ग्राम इथेनॉल प्लस 40 ग्राम वाटर। अब क्लियर क्वेश्चन है, दोनों का वेट दिया गया, दोनों के वेट का यूनिट सेम दिया गया, कुछ करने नहीं, डायरेक्ट वेट। अगर आपको वेट फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल पूछेंगे, वो या तो वेट फ्रैक्शन ऑफ वाटर पूछेंगे। एक बात ध्यान में रखना, वेट फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल निकाल लिया अपन ने, तो उसका सिंपल क्या रहेगा, 10/10 प्लस 40, सिंपल 10/10 प्लस, एंड वो हमेशा लेस देन 1 आएगा, जैसे मोल फ्रैक्शन आता। अब 10/50, तो 10/50 कितना आएगा, 0.2 आएगा, और 10/50 कितना आएगा, 0.2 आएगा, तो इसका 0.8 आएगा। फिर जैसे मोल फ्रैक्शन था, सेम वैसे ही रहेगा। इन दोनों के वेट फ्रैक्शन का एडिशन कितना आएगा, 1 को क्या कहते हैं, यूनिटी। जैसे सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इज यूनिटी, तो ऐसा सम ऑफ वेट फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इज यूनिटी। द सम ऑफ वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इज यूनिटी। अब यहाँ बच्चा फंसता कहाँ पे, जब वेट फ्रैक्शन और वॉल्यूम फ्रैक्शन के क्वेश्चन आते तो इसमें फंसने के 2 ऑप्शन रहते। देखियो, अब मैं 10 ग्राम इथेनॉल दे रहा और यहाँ पे 0.4 kg वाटर देता, तो 1 ग्राम में है और 1 kg में, तो आपको दोनों के वेट के यूनिट को पहले सेम करना पड़ा। एक तो दोनों को ग्राम में लो या तो दोनों को kg में लो। अरे समझ में आ रहा है, बस सिंपल है। और एक और कहाँ फंस सकते हैं आप, हो सकता है आपको वाटर का तो आपको वेट दिया जाएगा, ओके, बट इथेनॉल का वॉल्यूम दिया जाएगा, तो फिर आपको वॉल्यूम को वेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और ये एक फार्मूला ध्यान में रखना, ये सबसे जबरदस्त फार्मूला है, 22.4 dm³ ऑफ एनी गैस, वैसे ये गैस के लिए लगता है, इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दैट गैस। जैसे अगर मैं यहाँ पे इथेनॉल और वाटर की जगह पे
हाइड्रोजन गैस लेता और ऑक्सीजन गैस लेता और ऑक्सीजन गैस का वेट देता और हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम देता, तो फिर वेट फ्रैक्शन निकाल ही नहीं सकते आप। आपको हाइड्रोजन गैस के वॉल्यूम को भी वेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे रेखा दे बच्चों ने पूछा कभी कि बेटा 100 रुपये और $100 कितने होते, तो बोले 200 रुपये, तो गलत होगा। उसको $100 को रुपए में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब मान लो $1 80 रुपए का है, तो $100 कितने हो जाएंगे? 8,000 रुपये। 8,000 रुपये और 100 रुपये, तो 8,100 रुपये हो जाएंगे। अब कम से कम पैसों का एग्जाम्पल तो समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो बस ये जो सिंपल है, तो वेट फ्रैक्शन वॉल्यूम फ्रैक्शन की कहानी बहुत सिंपल है। आपको दोनों के वेट या दोनों के वॉल्यूम का यूनिट सेम होना, और अगर एक का वेट दिया गया, एक का वॉल्यूम दिया गया और वेट फ्रैक्शन पूछा जा रहा, तो जिसका वॉल्यूम दिया गया पहले उसको वेट में कन्वर्ट करो। वॉल्यूम को वेट में कन्वर्ट करने के लिए बाजू में वो वाला फार्मूला है। जैसे अगर मेरे पास में दिया जाता 11.2 dm³ ऑफ हाइड्रोजन गैस, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? वो 11.2 dm³ ऑफ हाइड्रोजन गैस को वेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब गैस कौन सा है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा? 2 ग्राम। अब मॉलिक्यूलर वेट तो अपन ने पहले दिन निकालना देखे थे, तो अपन लिखेंगे 20.4 dm³ बराबर 2 ग्राम, और अपने कितना दिया हुआ 11.2 dm³ बराबर 1 ग्राम हो जाएगा। तो 1 ग्राम वेट ऑफ हाइड्रोजन इज गिवन। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको सॉल्व करते आना चाहिए। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो ये जो क्वेश्चन बताया मैंने, वेट फ्रैक्शन और वॉल्यूम फ्रैक्शन, पहले वेट फ्रैक्शन क्लियर कर लो, सेम वैसा वॉल्यूम फ्रैक्शन है। तो वेट फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट क्या रहेगा फिर? वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सोल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि वेट ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। अगर आपको परसेंटेज में वेट फ्रैक्शन निकालना है तो फिर अगर परसेंटेज में आप निकालते हैं तो फिर एक का अगर 20% आता है तो दूसरे कितना रहेगा? 80%। अगर परसेंटेज में निकालना है तो चलो वेट फ्रैक्शन का मैं फॉर्मूला लिख, एक फॉर्मूला लिख के दिखा रहा हूं। वेट फ्रैक्शन, ऑप्शन देख के क्लियर हो जाएगा क्या में पूछेगा। वेट फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सोल्यूशन। वेट ऑफ सोल्यूशन मतलब उसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट ऐड करना पड़ेगा, इनटू 100। दिस इज द फार्मूला। इसके बाद 3 फार्मूले आपको खुद को बोलते आना चाहिए। अगला क्या रहेगा? वेट फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो क्या रहेगा उसका फार्मूला? वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन वेट ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। अब ये दोनों फार्मूले का वेट निकाल के क्या लगा सकते हैं? मास, एक ही बात है। उसके बाद यहाँ पर वेट के जगह पे आप क्या लगा सकते हैं? वॉल्यूम। तो बोलो वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। देन वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बराबर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट के लिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू। सिंपल इस तरह से आपको सॉल्व करना। और ये परसेंटेज में अगर पूछा जाता है तो अगर एक का 20% आया तो दूसरे का 80% आएगा। बट एक बार ध्यान में रखना, अगर आपको वेट फ्रैक्शन पे क्वेश्चन आया तो सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का क्या लगेगा? वेट लगेगा। और एक का वेट दिया हुआ और एक का वॉल्यूम दिया हुआ है, तो जिसका वॉल्यूम दिया हुआ है उसको वेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वो जिसका वॉल्यूम दिया गया आपको उसका मॉलिक्यूलर वेट पता होना चाहिए। फिर आप क्या करेंगे? 22.4 dm³ इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट। और मॉलिक्यूलर वेट ये हर गैस बाय गैस अलग रहेगा। जैसे हाइड्रोजन है तो 2 ग्राम है, अगर नाइट्रोजन है तो N2 रहेगा, N2 कितना होगा? 28 ग्राम। ऑक्सीजन है तो कितना रहेगा? 32 रहेगा। तो गैस तो आपने ऑलरेडी देख ली। और अगर इनर्ट गैसेस है तो इनर्ट गैसेस के लिए जो एटॉमिक वेट है वही उसका क्या रहेगा? मॉलिक्यूलर वेट। ये दोनों भी मेथड थे। अब इस तरह से अपने टोटल मेथड कितने हो गए? 8। सो देयर आर 8 मेथड विच आर यूज्ड टू डिटरमाइन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब जो पहले 6 अपन ने देखे थे और ये 2 कितने हो गए? 8। और ये 8 के 8 आपके 12th के सिलेबस में भी है। अब अगर बोर्ड में क्वेश्चन आता है डिफाइन वेट फ्रैक्शन, 1 मार्क के लिए आ सकता है डेफिनेशन, बोर्ड के लिए बता रहा थोड़ा सा, तो क्या डिफाइन करेंगे आप? व्हाट इज वेट फ्रैक्शन? तो वेट फ्रैक्शन आपको डिफाइन करने के लिए बोला जाए तो वेट फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या रहेंगे? द वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड एज वेट फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ये डेफिनेशन बोर्ड में आ सकती, बोर्ड के एग्जाम का पॉइंट बता रहा मैं। फिर मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन भी आ सकती, फिर मोलैरिटी की डेफिनेशन भी आ सकती, मोलैरिटी की भी डेफिनेशन आ सकती। ये बोर्ड की बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। मतलब आपको मजाक में अगर डिफाइन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, तो आप सिर्फ फार्मूला थोड़ी लिखेंगे वहाँ पे, बोले डेफिनेशन को छोड़ो फार्मूला लिख लो। आपको बोर्ड में लिखने का स्किल भी बता रहा।
अब समझो मोलैरिटी की डेफिनेशन अपन ने कल देखे थे, क्या है मोलैरिटी की डेफिनेशन, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डीएम क्यूब, कल अपने लिए थे। अब मोलैरिटी को डिफाइन कैसा करेंगे, देखो मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज डिफाइन एज, ये एक लाइन तो इसमें बैठ गई, ऊपर क्या है नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, वो तो ऑलरेडी पता है आपको। फिर नीचे क्या था वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डीएम क्यूब, तो इन डीएम क्यूब मतलब पर डीएम क्यूब होता है वो। तो मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 डीएम क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। तो फार्मूले को ही अपन ने काय में कन्वर्ट कर डाले। अब मोलैलिटी में क्या रहेगा, नंबर ऑफ मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो इसको डिफाइन करो, मोलैलिटी को डिफाइन करो, नंबर ऑफ मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज, और थोड़ा दूर दूर लिखना, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, और बाद में नॉर्मेलिटी, तो नॉर्मेलिटी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डीएम क्यूब। तो नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 डीएम क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। वो बाजू वाले चचा को बेटा इधर ध्यान देना मेरे लाल, इधर ना मोलैरिटी नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन ऑल आर द फ्रेशर्स। तो इसके लिए मैं जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हल्का फुल्का बता दूंगा। वैसे अपन बोर्ड के एग्जाम के टाइम में 3-4 दिन का 2-3 घंटे का सेशन ले लेंगे इस बार, ताकि आपको बोर्ड के लिए मैं कोई हेल्प कर सकूं। और नहीं कम से कम तो बोर्ड बुक में बता दूंगा क्या 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 पढ़ना चाहिए, और काम का क्या क्या है करके क्या क्या आता मतलब आ सकता। ठीक है, तो बोर्ड के लिए अभी अपन नहीं जा रहे, अपन नीट और जेईई के हिसाब से जा रहे, ऑब्जेक्टिव पैटर्न के हिसाब से। पर कुछ ऐसा है कि एक काम में 2 काम हो सकते हैं, अपन आराम से कर लेंगे उसको। तो मोलैरिटी नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन बोर्ड में आते। अब समझो मान लो इस बार 2 डेफिनेशन आ गए, तो आपको कितने मार्क मिल गए, फिर 32 मार्क मिल गए ना। 3 ही मार्क चाहिए पासिंग के लिए, 30 तो प्रैक्टिकल गए आपको। तो अपन तो 30 तो प्लस जेब में लेके घूम रहे अभी, 30 और 32 ऐसे। और हर चैप्टर के अंदर जो कुछ क्वेश्चन है बता दूंगा काम के क्या क्या है। तो अपन एमसीक्यूज के हिसाब से जो थ्योरी कंटेंट ले रहे उसमें हल्का सा थोड़ा सा टच दे दिए, तो आपका बोर्ड का भी काम हो सकता है। मतलब आपको बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा मरमर करने की जरूरत नहीं, मतलब एटलीस्ट पासिंग मार्क्स तो निकल जाएंगे। मतलब 20 मार्क तो आराम से निकल लेंगे 70 में से अपन, 30 तो प्रैक्टिकल के मिल रहे। 50 मार्क हो गए तो आपका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया हो गया ग्रुप का। वैसे खुद तो आप अपने लेवल पे पढ़ लेंगे ना बोर्ड के लिए, है ना, वो तो पढ़ना पड़ेगा। तो मोलैरिटी नॉर्मेलिटी के डेफिनेशन हो गए, वेट फ्रैक्शन का भी डेफिनेशन हो गया, वॉल्यूम फ्रैक्शन भी हो गया। अब वॉल्यूम फ्रैक्शन को डिफाइन करो, तो वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इज डिफाइंड एज वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन ml प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या रहेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन ml प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। क्योंकि वो जो वेट फ्रैक्शन और वॉल्यूम फ्रैक्शन निकालते वो अपन परसेंटेज में निकालते 100 में। तो इस तरह से डेफिनेशन हो गए। तो टोटल कितने मेथड हो गए विच आर यूज टू डिटरमाइन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, 8 मेथड्स। परसेंटेज बाय वेट यानी कि वेट फ्रैक्शन, परसेंटेज बाय वॉल्यूम यानी कि वॉल्यूम फ्रैक्शन, फिर मोल फ्रैक्शन, फिर मोलैरिटी, फिर मोलैलिटी, फिर नॉर्मेलिटी, फिर फॉर्मेलिटी, फिर पीपीएम सॉल्यूशन, फिर पीपीबी सॉल्यूशन। सिंपल। और पीपीबी में अपन 10⁻⁶ और 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई करते। आफ्टर दिस आर्टिकल ये मेथड हो गए अपने टोटल 8 मेथड्स। इसमें टेम्परेचर डिपेंडेंट एक ही जगह बता दे रहा है। देखो टेम्परेचर डिपेंडेंट इन दोनों में कौन रहेगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट क्यों रहेगा, इसके साथ आपको ध्यान में रखना MNF, बस खत्म। तो 8 मेथड अपन ने देखे, 9 मेथड। तो 9 में से 4 मेथड टेम्परेचर डिपेंडेंट है और एक ही जगह देख लिया अपन ने। देखो 9 मेथड एक बार फिर बता रहा, वेट फ्रैक्शन, वॉल्यूम फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, पीपीएम सॉल्यूशन, पीपीबी सॉल्यूशन। तो 9 में से 4 टेम्परेचर डिपेंडेंट है और 5 टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। तो जो 4 टेम्परेचर डिपेंडेंट है एक ही जगह पे ध्यान में रखना है, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, बिकॉज वॉल्यूम आ रहा है उसमें, यानी कि वॉल्यूम फ्रैक्शन और MNF। और MNF का लॉन्ग फॉर्म क्या है, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी। सिंपल। तो ये 4 में से आपको 1 दिया रहेगा और 5 में से 3 दिए रहेंगे।
और क्वेश्चन आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेम्परेचर डिपेंडेंट मेथड विच इज यूज टू डिटरमाइन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, तो टोटल कितने मेथड है विच आर यूज टू डिटरमाइन दी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन? 9 आउट ऑफ 9 हाउ मच मेथड था टेम्परेचर डिपेंडेंट? जरा बोलते रहे करो। और कौन कौन से 4 मेथड है? वॉल्यूम फ्रैक्शन, MNF, तो वॉल्यूम फ्रैक्शन को ही परसेंटेज बाय वॉल्यूम भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद अगला आर्टिकल अपन देखेंगे। देखो अगला आर्टिकल, यहां पर मैं 2 क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, जरा बोर्ड पे ध्यान देना। 2 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, जैसे आपको मीथेन दिया गया है,